नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय सागर धीमान, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। धीमान साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सीज फायर वायलेशन हुआ रात को, भयंकर शेलिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। जवाब में भारतीयों की तरफ से भी कार्रवाई की गई, लेकिन ये इस वक्त चुनना सीज फायर किया जाना, इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, पाकिस्तान ने हालांकि सीज फायर का एग्रीमेंट किया हुआ हमारे साथ, परंतु ये 100% वायलेशंस हैं। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं जी। एक तो ये है कि बर्फ गिरने वाली है, और जब सारे पासेस बंद हो जाएंगे तो इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। तो वो शायद देख रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कर सकें, क्योंकि इस वक्त जो मिलिटेंसी का स्टेटस है JNK के अंदर, वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है। और जितनी भी भारत सरकार के जो एफर्ट्स हैं, चाहे वो ED हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको चुन के उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको सील कर रही है, यानी कि पूरा का पूरा कमर तोड़ने का पूरा अभियान चल रहा है, और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी है। और साथ में सेकंड फैक्टर ये है कि जो लोग हैं लोकल्स, वो भी थोड़े से इस ख्याल में आते हैं कि भाई अभी हमें पीस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली चाहिए, और ये जो अभी तक हमारे चल रहा था वो नहीं है। तो उससे क्या है कि एक तरीका हो सकता है इसको रिवाइव करने का। अब रिवाइव करने के लिए अगर अपने बाहर से इन्फिल्ट्रेट कराने हैं लोग, तो वो बिना कवरिंग फायर के तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अभी आपने देखा होगा कि 4-5 वायलेशंस हो चुकी हैं पिछले 10-15 दिनों के अंदर जी। तो किसी पहले मच्छल सेक्टर में भी हुई थी, वहाँ पे पुलिस ने और 56 RR ने किया था। और अभी आज ये विक्रम पोस्ट के ऊपर जो BSF का हुआ है, तो ये अभी BSF ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया इसका। तो ये समथिंग लाइक बालाकोट या उड़ी स्ट्राइक की तरह तो नहीं है, बट उसी कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सपोर्ट था BSF को। अपनी मर्जी से कोई इतना बड़ा ऑपरेशन शायद नहीं कर पाता जी। दूसरा जो हो सकता है कि अगर आपको पता है नवाज शरीफ वापस लौट आए हैं, कोर्ट ने थोड़ी सी उनको एमनेस्टी तो नहीं दी, बट उनको अरेस्ट करने से नहीं करना वो मान लिया है। और उसी तरह से जो इमरान खान है, उनके अगेंस्ट जो कोर्ट केसेस चल रहे थे 2-3, उसमें एक में बोलते हैं लाइकली डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। तो इस किस्म की जो अराजकता फैलेगी पाकिस्तान के अंदर इन इवेंट्स की वजह से, तो हो सकता है कि उनका भी एक तरीका हो कि इंडिया को प्रोवोक करो, जैसे इंडिया प्रोवोक हो गया शायद मेरे ख्याल में अर्निया सेक्टर में कल या आज चल रहा है। तो उससे क्या अभी ये जो इंसिडेंट है, पाकिस्तान की प्रेस कैसे रिपोर्ट कर रही है अपने लोगों को जी। वो तो यही बता रही है कि इंडिया ने हमें अटैक किया और हमने उसको डिफेंड किया। तो वो पूरा का पूरा जो लोकल मुद्दे हैं, उनसे उनका जो ध्यान है वो हटा के एंटी इंडिया और एक किस्म का नेशनलाइजेशन करने की कोशिश हो सकती है। फिर तीसरा जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इनफैक्ट ये मुझे पहले भी 2 पत्रकारों ने पूछा टेलीविजन के ऊपर कि क्या ये हमस ने जैसे किया वो भी कर सकते हैं, क्या हमें तैयार नहीं रहना चाहिए? तैयार तो डेफिनेटली रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमस की कहानी कुछ और है, हमारे यहाँ कहानी कुछ और है। और पाकिस्तान को मेरे को लगता है कि उधर अगर उनके दिमाग में वो बात आती भी है, तो दे शुड नॉट इवन थिंक अबाउट डेयरिंग टू डू दिस, क्योंकि बहुत मार पड़ेगी उनको। बिल्कुल, दैट इज नंबर 1। दूसरा, एक किस्म की सॉलिडारिटी दिखानी है मुस्लिम ब्रदरहुड को। अभी जैसे अरब कंट्रीज को ले लो, सारे के सारे एंटी इजराइल हैं, बात कर रहे हैं, पर उसमें से एक में भी हिम्मत नहीं है कि खुल करके आगे हमास के साथ ज्वाइन करें या उनको ओपनली अपने आर्मीज को भेजे। तो इस तरह के 2-4 कारण हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कि उसकी वजह से उन्होंने बोला भाई इन्फिल्ट्रेशन करो। डॉक्टर साहब, यूनाइटेड नेशन में एक मतलब फिर उन्होंने कश्मीर इशू टेकअप किया है, क्या ऐसा तो नहीं है कश्मीर इशू को फिर से रिवाइव करने के लिए ये सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक कश्मीर का इशू है, ये आज से नहीं, अब से तकरीबन 10 साल पहले से यूनाइटेड नेशंस को डेड ही समझती है। क्योंकि और पाकिस्तान का जो होता है, पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव, चाहे उनका प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, जो बोल रहा होता है, उसके मुंह से एक ही रटाया डायलॉग निकलता है, और वो इस वक्त पूरी दुनिया समझ गई है। इसलिए उसको अगर ये कोशिश कर भी रहे हैं, अगर ये उसको रिवाइव करें, तो फिर वो ऐसा रिविजन हो कि इंडिया पाकिस्तान ऑल आउट वॉर हो जाए, जो इस वक्त पाकिस्तान के हक में नहीं है। ना उनके पास वॉर लड़ने के लिए पैसे हैं, ना उनके पास कोई हिम्मत है। हालांकि आर्मी कॉल्स दी शॉट्स, और जो मैंने बोला कि ये जो टेररिज्म के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, ये पाकिस्तान के नेशनल बजट में नहीं है। ये पैसा सारा का सारा नारकोटिक्स का पैसा है, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या अफगानिस्तान बॉर्डर से आता है। तो एज फार टेररिज्म कंसर्न पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वॉर के लिए डेफिनेटली दे नीड मनी, उसमें वो नहीं यूज़ कर सकते। तो ये 1-2 फैक्टर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन में, आई डोंट थिंक उसका कोई ज़्यादा फायदा होगा।
लेकिन जिस तरीके से किया है, वक्त चुना है, कोई कारण आपको लगता होगा। एक ये भी है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, वक्त मैंने बोला ना कि एक जो नवाज शरीफ के वापस आने से थोड़ा सा वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो थोड़ा गर्मा गया है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर क्या नवाज शरीफ वापस आने वाला है क्या। तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा नेशनल सेंटिमेंट जगाएं इन फेवर ऑफ नवाज शरीफ। और आर्मी जो है, हालांकि आर्मी वॉज कॉलिंग शॉट्स ऑलवेज, पर इस बार जो इमरान खान जब उनको अरेस्ट किया था तो उसके बाद जो दंगे हुए थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने बता दिया आपको, उन्होंने कोर कमांडर के घर पे अटैक किया, आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया, तो बता दिया कि भाई इनविंसिबल नहीं हो तुम, जो तुम्हारा पहले स्टेटस था वो अब नहीं है। तो इसलिए वो भी चुप करके बैठे हुए हैं। और साथ में जो इवन कॉमन मैन है, पहले कोई जर्नलिस्ट नहीं बोलता था, अगर किसी ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोला तो उसको गायब कर दिया जाता था। ऐसे कई एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। तो उसी तरीके से अभी आर्मी के अगेंस्ट भी बोलना शुरू हो गए हैं। तो इस किस्म की जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो मुहिम चल रही है पाकिस्तान में, या मैं कहूँगा जोर पकड़ रही है, हो सकता है उसको डाउज करने के लिए ये किया गया हो। जी, पाकिस्तान की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह के स्टेप लेना कितना घातक है पाकिस्तान के लिए। ये तो मैं कहता हूँ, मैंने आपको बताया ना, दो चीज़ें हैं जी। एक तो बॉर्डर पे फायरिंग करना, वो तो चलो उसके आर्मी के नेशनल बजट में आता है। जो इन्फिल्ट्रेशन है टेररिस्ट की, वो उसका बजट अलग है, उसके लिए उनका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। यानी कि उसका आप समझ लो कि पाकिस्तान में पैरेलल इकोनॉमी चलती है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, और जिसका कंट्रोल सारा का सारा ISI के पास है जी। अब वो उसको अगर इधर डाइवर्ट करेंगे तो वो अपने आप को एक्सपोज करेंगे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हालांकि दुनिया जानती है, एवरीबडी नोज। अभी IMF ने भी उनको जब लोन देने की बात कही तो उन्हें बहुत सारी कंडीशंस लगाई। इट इज नॉट कि ऐसे ही आपको मिल जाएगा, और वो कंडीशंस जो रखी हुई हैं वो फॉलो करना पाकिस्तान के लिए इस वक्त आसान नहीं है, क्योंकि जो लूटने वाले पाकिस्तान को उनके जनरल्स थे या टॉप पॉलिटिशियंस थे, वो सब कुछ खा पी चुके हैं। अभी पीछे पाकिस्तान में बचा कुछ नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए करा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन भी एक कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी पड़नी है, तो उससे पहले कवरिंग फायर देकर के इन्फिल्ट्रेट करवाया जाए। बेसिकली कवरिंग फायर ही है ये, बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद की जो कमर है वो मैं कह रहा हूँ वो तो तोड़ दी गई है। तो अभी उसको रिवाइव करने के लिए लोकल्स भी उनके साथ नहीं आ रहे। जो लोकल्स वाले जो उनके स्लीपर सेल्स थे या सपोर्टर्स थे या ओवरग्राउंड वर्कर्स थे या उनके सिंपथाइजर्स थे जो पैसे वैसे ट्रांसफ़र करते थे, वो सब पकड़े जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो हर रोज़ ही ईडी का कहीं ना कहीं पर रेड होता है, किसी ना किसी की प्रॉपर्टी सीज होती है। तो उस तरीके से लोगों में वो वाला एक किस्म का आई वुड से दहशत, बट एक किस्म का कॉशन आता जा रहा है कि भाई अभी हमने अपनी टेररिस्ट जो है जो अक्रॉस द पाकिस्तान से आते हैं उनकी सपोर्ट नहीं करनी है जी। लेकिन पाकिस्तान की जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार पाकिस्तान की आवाम, हम वीडियोस देखते हैं उनके यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, उसमें साफ साफ वो इंडिया का फेवर करते हैं कि इंडिया ने कितनी तमीरो तरक्की कर ली और हम कितना पिछड़े हुए। और इस तरह की वो सीजफायर वायलेशन करेगा तो जनता कहीं ना कहीं अगेंस्ट चलेगी इनकी। देखिए, नैरेटिव जो चलाया जा रहा है ना, वो ये है कि एंटी इंडिया है, गजवा हिंद है या जिहाद है, यानी रिलीजियस लाइन पे वो चलाते हैं। परंतु अब मैंने बोला ना, जब पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर अटैक हो गया, चाहे वो इमरान खान ने कराया या उसके सपोर्टर्स ने किया, जो भी हुआ, वो जो इनविंसिबिलिटी थी वो खत्म हो गई है। अभी जर्नलिस्ट भी खुल के बोल रहे हैं, और जब से ये चंद्रयान आपका लैंड किया है वहां पे, उस दिन के बाद से तो लोग ओपनली बोल रहे हैं। तो वो जो इम्पैक्ट है, मेरे ख्याल में ये जो इनकी टैक्टिक्स है कि किसी तरीके से इंडिया के ऊपर हम करें, अटैक करें, आई मीन थोड़ा सा प्रोवोक करें और इंडिया हमारे ऊपर वापस करे, जैसे ये विक्रम पोस्ट पे BSF वालों ने किया है। आई मीन ये बड़ा अच्छा जवाब दिया है। तो उससे उसका जो नैरेटिव फैलाएंगे उससे शायद लोग बदलेंगे, पर मुझे नहीं लगता अभी लोग समझदार हो गए हैं। स्पेशली जो उनकी बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बोलता शायद ना हो पर अंडरस्टैंड तो सब करते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी। तो इस तरीके के एक्ट से फर्क तो पड़ता है, स्पेशली लोअर लेवल के लोगों पे, या थोड़े जो रिलीजियसली इंक्लाइंड हैं, जो अंधभक्त हैं, या इस किस्म के जो लोग हैं। बट ओवरऑल बाय एंड लार्ज वो शिफ्ट आ गई है जी। डॉक्टर साहब, जो रिटेलिएशन की ग्रेविटी है उसमें थोड़ा चेंज आया है ना जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। बिल्कुल सही बात है। मैं ये तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं JNK में मैंने 3 टेन्योर्स करी हुई हैं, तो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन नहीं होता था।
यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स मस्ट शुड बी चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो उसकी फ्रीक्वेंसी थी और सारी की सारी एजेंसीज एक दूसरे से आपस में लड़ती थी। पर अभी ये सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आ गया एंड शायद मोदी जी की भी डायरेक्शन होंगी अमित शाह जी को कि भाई इसको खत्म करना है, तो सब मिलकर काम कर रहे हैं और 100% देयर इज अ चेंज, इसमें कोई शक नहीं है। अरे हमारे दिल में जो डर वर रहता था कि भाई ये हुर्रियत का आदमी है या ये कोई पॉलिटिकल सपोर्टर है या ओवरग्राउंड वर्कर, पता है कि बंदा एंटी इंडिया है, प्रो टेररिस्ट है, पर उस पर हाथ डालने से लोग डरते थे फॉर वट एवर रीजन। पर अब वो डर नहीं है। जी डॉक्टर साहब, पहले में ऐसा ही होता था कि जो सरहदों पर रक्षा करते थे उनको बड़ा कंस्ट्रेंट रहना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। पाकिस्तान ने सीज फायर किया, उन्होंने वायलेशन किया, क्या उसको रिटेलिएट करे? अब ऐसा नहीं है। देखिए प्रोसीजर क्या है कि जो सरहद के ऊपर होते हैं जब भी कोई वायलेशन होती है, आजकल तो खैर थोड़ी सी एसओपीज बना दी हैं, पहले ऑर्डर लेना पड़ता दिल्ली से। मैं जब मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप यूएन में था श्रीनगर में, मुझे अभी भी याद है, मुझे 2 बार आई वाज सेंशर्ड, मुझे डांट पिटी 2 बार। और मैंने तो सिर्फ ये बोला कि पाकिस्तान में जो अपने कोर हेडक्वार्टर में कि जो यूएन के लोग हैं अक्रॉस द बॉर्डर वो जा रहे हैं किसी काम से, तो अपने ट्रूप्स को बताना है कि भाई आप फायरिंग ना करें। तो मुझे बोला गया भाई तुमने ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा मेरे पहले भी लोग ऐसे ही करते थे। मुझे बोला गया आज के बाद जब तुम्हें यूएन वाले बोलें कि हम उधर क्रॉस द बॉर्डर जा रहे हैं, हमारी सेफ्टी की आप ख्याल रखिए कि कोई इधर से फायरिंग ना हो, तो उनको बोलिए आप मत जाइए, ये एरिया लाइव है, कभी भी फायर हो सकता है, आप नहीं जाएंगे। यानी कि हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अब चेंज ये है कि अब उन्होंने कुछ एसओपीज बना दी हैं डिफरेंट लेवल्स पे कि बटालियन कमांडर कहाँ तक ऑर्डर दे सकता है, पहले भी थी बट वो फॉलो नहीं की जाती। ब्रिगेड कमांडर कहाँ तक ऑर्डर दे सकता है, डिव कमांडर कहाँ तक ऑर्डर दे सकता है। जैसे अभी मुझे वैसे बताना नहीं चाहिए बट एक कोई इंसिडेंट हुआ, एक हमारे मेजर जनरल जा रहे थे कहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो कहीं स्नाइपर फायर आया। तो ये मैं तो बहुत तारीफ करता हूँ इनकी साहब की, इन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया, he says they want to kill a मेजर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। अपने स्नाइपर्स को बोला आई वांट 3 कंफर्म्ड किल्स बाय टुमारो मॉर्निंग, और मिली वो। तो इस किस्म की एक्शन पहले नहीं थी। तो मैं तो उधर बड़ा भी क्या कर दिया आपने, उनको काफ़ी पूछा गया दिस इज़ नॉट द वे, बट मेरे ख्याल में यही दिस इज़ द वे, यही तरीका है कि वो एक मारें आप 10 मारो। लेकिन जो अरेंजमेंट व्यवस्थाएं की जाती है सरकार की तरफ से, जो बंकर्स बनाए गए हैं, उससे लोग खुश नहीं है। नहीं, बंकर्स जो है, जो ऑफ वर्क्स की बात होती है तो उसमें हो सकता है कोई कमी पेशी रही हो कहीं पे, बट जो बंकर्स जो फॉरवर्ड लाइन पे बनाए जाते हैं वो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाए जाते हैं कि उनमें अगर आप वहाँ से अगर आपने लड़ना है छुप के या वेपन्स फायर करने, वो भी होना चाहिए, और दूसरा ट्रूप्स का कंफर्ट भी होना चाहिए। एक आदमी जब कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो कैसे लड़ेगा आगे। तो मुझे कोई ऐसा कोई पता नहीं है कि अगर आप बोल रहे हैं कि खुश नहीं है, बट हो सकता है कहीं पे कोई वायलेशन हुई हो तो वो रिपोर्ट होगी, वो नॉर्मल रूटीन में मामला सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जब सीज फायर वायलेशन होती है, शेलिंग होती है, एक आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो सरहदों पर रहता है? एक आप अपना अनुभव बताइए, उसको तुरंत इमीडिएटली क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा अनुभव ये है कि लोग स्पेशली इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू की साइड है, यहाँ पे खेती होती है और खेती लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग तक होती है, तो वहाँ पे तो वो उनकी रेंज के अंदर है। अब जैसे अगर देखा जाए तो आपका जम्मू की एयरफील्ड पे हम फाइटर स्क्वाड्रन्स क्यों नहीं डिप्लॉय करते? क्योंकि एयरफील्ड विद इन आर्टिलरी रेंज है, 18 किलोमीटर डिस्टेंस है आईबी से खाली, और आर्टिलरी की आजकल सारे मीडियम गन्स यूज करते हैं, 30 किलोमीटर से कम कोई नहीं है, इसलिए हम नहीं करते। तो इसलिए ये लोग वल्नरेबल हैं, और हमारे जम्मू वाले रीजन में ज़्यादा है, वहाँ थोड़े कम हैं। पर अभी इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, तो बेचारे मासूम भी मरते हैं या उनके जानवरों को गोली मार दी जाती है, उनको भगा दिया जाता है। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक कोई प्लान होना चाहिए। हमने सजेस्ट किया था कि एक ऐसी कोई हटमेंट्स बनाई जाए, एक यानी कि एक किस्म का पूरा गाँव बनाया जाए जो उसके अंदर अंडरग्राउंड्स भी हों, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हों, वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी हों लोगों के लिए, ताकि सब कुछ वहीं मिल जाए, उसको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। परंतु जहाँ तक खेती का सवाल है, अब वो ज़मीन उनकी है तो खेती करने जाएंगे ही। तो वैसे एक मैं बात बता दूँ, जो पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग जो बॉर्डर मीटिंग्स करते थे उन मौके पे यूनाइटेड नेशंस की, तो वो मेरे को ज़्यादा इज्जत देते थे वीज़ा-वी फॉरेनर ऑफिसर्स को। तो एक दिन मैंने पूछा उसको, एक सूबेदार साहब थे उनके, मैंने कहा ये आप पहले मुझे चाय पिलाते हैं, ये जनरल साहब हैं कोरिया के, ये हैं इंग्लैंड के, फलाने के,
कहते साहब आप तो हमारे ही हो ना, ये बाहर के हैं। तो इतनी कोई हॉस्टाइल फीलिंग है नहीं जब तक प्रोवोक ना किया जाए जी। तो मुझे उस दिन काफ़ी अजीब लगा उनकी बात सुन के। मैं तो खुद डरता था वहाँ पे जाके, हार्ट एंड हार्ट, हालांकि गया हूँ मैं कहा जैसे अगर उन्होंने कुलभूषण को अगवा किया था ईरान से जी और बोल दिया ये हमारे यहाँ कर रहा है, तो यहाँ भी तो हो सकता है। सो व्हाट इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ यूएन वैल्यू, जी कोई भी तरीका हो सकता है, देयर इज नो वे। बट फिर भी मैंने देखा वो इतने, यानी कि हमारी थोड़ी सी उनके साथ सुर बजती है, बिकॉज मैं भी जम्मू का था शायद, इसलिए हो सकता है बात वैसे करी हो, पॉसिबल। क्या ये लंबा खींच सकता है सीज फायर वायलेशन, क्योंकि कैजुअलिटी उस साइड ज्यादा हुई है? नहीं, मेरे ख्याल में अभी आज अभी तक खत्म हो गया होगा, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज उनके हमने ऐसा बैंड बजाया ना, उनकी 3 या 4 पोस्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी। अब बड़ा दम चाहिए अगर उसको भी फिर से काउंटर अटैक करें, और चूंकि ये मूवमेंट तो है नहीं, ये अपने अपने घर से वेपन्स ही फायर करने हैं, तो वो मेरे ख्याल में अभी तक डीजीएमओ की हॉटलाइन पे बात होगी जी। ये भी तो डीजीएमओ के लेवल पर ही हॉटलाइन पर बात हुई थी जब सीज फायर हुआ था, वायलेट कर दिया इन्होंने। नहीं, पाकिस्तान सीज फायर करता है अपने फायदे के लिए, वो कोई हमारे लिए कोई लव फॉर इंडिया नहीं है उसका, यहाँ कोई दोस्ती का जज्बा नहीं। कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं, बंकर्स की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, रोड्स बनवा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एमिनेशन के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। जो आर्टिलरी एमिनेशन है या इवन स्मॉल आर्म्स एमिनेशन है, ये भी कोई इतना सस्ता नहीं है जी। अगर उनकी अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी बनाती हैं तो गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट में से पैसे देने हैं ना, बजट में पैसे ही नहीं तो कहाँ से देंगे? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो आपकी है, पर उससे जब आप सामान लेंगे तो उनको पैसे देने हैं ना, वो कहाँ से देंगे? जी। डॉक्टर साहब, भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? देखिए, जब तक ये रेडिकलाइजेशन है ना, जब तक इस्लामिज्म की बात है, तब तक तो कोई चांस ही नहीं है जी, कोई चांस नहीं है। तो इसलिए एक ही तरीका है वर्ल्ड ओवर, इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तानी कहीं पे भी ऐसा होएगा, एक ही तरीका है, चाइना की तरह बिहेव करो। चाइना ने 1980 के आसपास उस टाइम पे बिल्कुल चाइना चुप हो गया, दुनिया में कुछ नहीं किया, और अंदर ही अंदर काम करके अपनी इकोनॉमिक माइट बढ़ाई, मिलिट्री पावर बढ़ाई, और आज इस सिचुएशन में आके वो दुनिया में हर जगह अपना वर्चस्व दिखा रहा है। अभी आपके इजराइल हमस वॉर के अंदर भी वो मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है अहेड ऑफ रशिया, कि हम यहाँ पीस कराएंगे, यानी कि हमारा जो रुतबा है वो अमेरिका के साथ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तभी हुआ है, उन्होंने अपनी तरक्की की है बिल्कुल चुप करके, दूसरों से बाहर निकल के, और जब उनको इस लेवल पे आ गए, शी जिनपिंग ने बोला अब मैं आई स्टार्ट फ्लेक्सिंग माय मसल्स। तो इंडिया में भी हम शायद उसी रोड पे चल रहे हैं, पर वो प्रॉब्लम ये है कि वो शी जिनपिंग को तीसरी टर्म भी दे चुके हैं, चौथी भी देंगे, मगर हम मोदी को शायद दे ना दे, आई मीन आई एम डाउटफुल। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये भी है। जी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सी स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर के? भारत को लेकर स्ट्रैटेजी एक ही है, इंडिया की, पाकिस्तान को लेकर इंडिया की एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम अपने आप को इस लेवल पे ले आए, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, कि पाकिस्तान बिल्कुल बोना ही होकर रह जाए, वो कोई ज़्यादा बात ना कर सके, ज़्यादा वो करे ना। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो, इनके फ्लड वर्ड्स आए थे तो हमने इनको एड ऑफर की थी, इन्होंने लेने से मना कर दिया था जी। और खैर उस वक्त उन्होंने वो धार्मिक रंग दे दिया था, भाई ये काफिरों की एड है, अल्लाह हमसे पहले ही नाराज है, तभी तो इतने फ्लड्स आए हैं। अगर अल्लाह की हमने इज्जत की होती तो फ्लड्स नहीं आते, और अभी और लेके और ना करो। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, हमने उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था, वो भी उन्होंने मना कर दिया, और उसमें नुकसान हमारा होता था। वो सारी की सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, यहाँ ट्रेड होता था, वो उनके फेवर में जाता था, बट फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो इस किस्म के तरीके से रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं। अगर आप बोलो सुलह सलाई कुछ हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो इसलिए यही तरीका है कि आप अपने आप को इस लेवल पे लाएं कि पाकिस्तान आपसे डरे। पीओके पर लेकर के अब क्या होना चाहिए? देखिए, पीओजेके में तो हालत ख़राब है जी। पाकिस्तान ने जब से, अगर आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें पीओजेके गिलगित बाल्टिस्तान तो उनका हिस्सा है ही नहीं, तो किसकी बात करते हैं वो? उन्होंने लिख के रखा कि ये हमारा हिस्सा है ही नहीं। तो अब जो उनकी गवर्नमेंट थी पीओजेके की, जो मुजफ्फराबाद मीरपुर कॉरिडोर है, ये वाला जिसको हम पीओजेके बोलते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट दी थी जो पहले ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अधीन थी। और अब जो उन्होंने 14th अमेंडमेंट करी है, उसमें तो और गड़बड़ कर दी है। अभी उनका बिल्कुल, आई मीन दे आर ओनली रेवेन्यू कलेक्शन मशीन, डिसीजन कोई नहीं ले सकते। सेम चीज़ हो रही है गिलगित बाल्टिस्तान में, वहाँ इनका सीपेक है, वहाँ के रिसोर्सेज सारे प्लंडर कर रहे हैं, और सारे के सारे चाइनीज़ भी लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे भी लोग सड़कों पे उतर आए हैं। उनके जो शिया क्लैरिक हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है।
तो वो नारा लगा रहे हैं क्या आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो जी। तो और मोदी जी हमारे को कब बचाएंगे। तो इस किस्म की चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। परंतु अभी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया भी कहता है कि हमने वो वापस लेना है, मगर मिलिटैरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो स्टेटस दुनिया में बढ़ना शुरू हुआ है, जब तक आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं बन जाते तब तक आप ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको इररिस्पॉन्सिबल नेशन डिक्लेयर किया जाएगा और वो वाला जो ओहदा है वो नहीं मिलेगा। तो पीए जो कि पाकिस्तान के हाथ से मोर और लेस निकल चुका है, अब उसको परमानेंटली अगर बोलो निकलेगा, वो चाइना रोक के रखेगा, क्योंकि उसके $62 बिलियन इन्वॉल्व है। राइट, वहाँ सारी इन्वेस्टमेंट चाइना की हुई है। $62 बिलियन प्लस जो एरिया है ये अपना अफगानिस्तान से सटता है, खैबर पख्तूनवा का या हमारे पीओजेके का जो है गिलगित बाल्टिस्तान का, वहाँ पे रेयर मिनरल्स हैं जो सैटेलाइट बनाने के काम आते हैं, मिसाइल्स बनाने के काम आते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए और भी बड़े किस्म के मेटल्स हैं, मेटलर्जी है, वहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं। तो वो चाइना का भी जब से वो इंटरेस्ट वहाँ बन गया है तो वो वहाँ से निकलने नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं निकलेगा। यूनाइटेड काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की उम्मीदें हैं? देखिए, बात तो कर रहे हैं, अभी इंडिया ने अपने आप को G20 और SCO समिट के बाद साबित कर दिया कि वी आर द लीडर्स ऑफ ग्लोबल साउथ। और अगर ग्लोबल साउथ को हमने आवाज़ देनी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और इवन नॉन परमानेंट मेंबर भी जब इंडिया बनता है, अगर आपने देखा हो तो इंडिया 193 मेंबर है यूएन के, इंडिया गेट्स वोट्स अप टू कभी 173, 183, इस किस्म की वोटिंग मिलती है इंडिया को वो सीट लेने के लिए भी 2 बार हो चुके हैं रिसेंटली। तो इस तरह से इंडिया का स्टेटस जो है बढ़ता चला जा रहा है। जी, अगर वो परमानेंट मेंबर बन जाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि अभी जो दादागिरी चल रही है से चाइना, अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ये मिशन जिसमें मैं सर्व किया है, अब हमने बोला 72 एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे हमें कोई और जो फोर्स नहीं चाहिए, कोई मिशन नहीं चाहिए। ये सेकेंड ओल्डेस्ट मिशन है और जो वर्ल्ड का चलता हुआ ओल्डेस्ट मिशन है, यानी तो नंबर 1 मिशन था वो बंद हो गया, ये अभी भी चल रहा है। तो हमने इनकी प्रिविलेजेस, इनकी एक्टिविटी पे रोक लगा दी है, पर इसको हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये मैंडेट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और वहाँ पे अगर हम आइडिया मूव करेंगे कि उन मौके को बंद कर दिया जाए तो कोई ना कोई उसको वीटो कर देगा, 100% चाइना वीटो करेगा जी। तो इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम खुद सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं और हमारे पास भी वीटो पावर है, तो मे बी कि चाइना के भी कोई बड़े सारे इशू हैं। चाइना ने जो हेजमनी मचा रखी है साउथ चाइना सी में या इवन अफ्रीका में जो हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो हम उनका कोई उनकी एंटी कोई अगर मान लो कोई रेजोल्यूशन आता है तो ये गिव एंड टेक में हो सकता है। हम बोलें हम आपका यस कर देंगे, वीटो नहीं करेंगे, आप हमारा ये वीटो मत करिए। तो इस किस्म की बात तभी आएगी अगर हम उसके अंदर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको इस वक्त जब मौसम बदलने वाला होता है, बर्फबारी होने वाली होती है, तो हमें जो इनके परंपरागत रूट्स रहते हैं, इनके इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स रहते हैं, इन पे सख्ती बढ़ा देनी चाहिए? हर बारी करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन रूट्स सारे बंद रखते हैं, सारे के सारे रूट्स को रेकी किया होता है, उन पे ऑब्स्टिकल लगाई होती हैं और उनको फायर से कवर किया होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो स्पेशली जो एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, लेट्स से रजौरी एंड बियॉन्ड, अप टिल मच्छल सेक्टर या आगे कुपवाड़ा में आगे तक, वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और डेंस फॉरेस्ट हैं। तो उस सारे फॉरेस्ट में, पहाड़ों में, फिर वहाँ पे छोटी छोटी लोकेलिटीज़ हैं सिविलियंस की, वो कब किस भेष में कहाँ किसके साथ मिल जाएं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर हमारी आर्मी को अनफॉर्चुनेटली बोला जाता है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री की आर्मी हो, यू आर फाइटिंग विद वन हैंड टाइड बिहाइंड, तो कोशिश करो कोलैटरल डैमेज ना हो। यहाँ तो हमारी आर्मी पाकिस्तान आर्मी की तरह हो या चाइनीज़ आर्मी की तरह हो कि भाई हुक्म दिया तो बुलडोज एवरीथिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ नहीं चलता वो जी। तो उससे इसलिए वो इन्फिल्ट्रेशन में कामयाब हो जाता है जी। रजौरी पुंछ में टेररिज्म दोबारा से रिवाइव हुआ है, उसका क्या कारण है? उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो श्रीनगर में उनका जो दबाव था वो कम हो रहा था जी, सिक्योरिटी फोर्सेस का बढ़ रहा था, तो आपने मुगल रोड खोल दी है, तो उनके पास और कोई चारा नहीं था। अब रजौरी पुंछ पे एरिया में क्या है कि ये भी डेंस फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, और यहाँ नेचुरल केव्स बहुत सारी हैं। हालांकि एक एक्सरसाइज सर्प विनाश चलाई थी, ऑपरेशन सर्प विनाश आर्मी ने, और सारी की सारी केव्स को मैप किया था और कोशिश की थी उनको मारने की, तोड़ने की, और काफ़ी हद पे सक्सेसफुल भी रहे थे। पर फिर आपने देखा पहले भट्टा दूरियाँ हुआ, फिर कांडी हुआ, तो इस तरह से अब मोडस ऑपरेंडी बदल जाएगा, टैक्टिक्स बदल जाएगा। पहले गुफा में छुपते थे, अब किसी के घर में बैठे हुए हैं
और वहाँ बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं जी हमारा रिश्तेदार है, और पुलिस वहाँ पे है नहीं डोमिनेट करने के लिए ग्राउंड पे, और आर्मी और बॉर्डर पे है, ये एरिया खुला है, तो फ्री फॉर ऑल। तो इस तरह से जिस तरह से आप उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे या जो भी आप टैक्टिक्स यूज करेंगे, वो अपना टैक्टिक्स बदलते जाएंगे टू कीप इट अलाइव। बट अभी ये है कि उस रेट से नहीं लाइव रह रहा जैसे पहले रहता था। अभी थिंग्स आर ऑन द वीन। जी, टेररिस्ट आउटफिट्स हमसे एक कदम आगे नहीं चलती हैं? देखिए, अटैकर हमेशा एक कदम आगे चलेगा जी, ये तो असूल है दुनिया का कि अगर मुझे किसी पे अटैक करना, कितना भी फोर्टिफाइड होगा, कहीं ना कहीं मैं उसका डार्क स्पॉट ढूंढ लूंगा। अब जैसे हमास का देखो, सारी इंटेलिजेंस कहाँ से मिली उनको, हमास को? वो जो 22,000 लोग रोज क्रॉस करते थे गाजा से इजराइल के अंदर वर्क के लिए और रात को वापस जाते थे, उनमें से उन्होंने अपने बंदे निकाले और सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी चीज़ कहाँ लगी है, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे है, कौन सा रूट कहाँ पे है, और कौन सा बंदा वल्नरेबल है, कौन सा सिटी वेल प्रोटेक्टेड है, आर्मी कहाँ है, वो सब जब उन्होंने अटैक किया तो पहले सब उनको एक एक चुन चुन के इक्विपमेंट को मारा, क्योंकि उन्होंने अपने फौज तो हटा दी थी वहाँ से कि हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं हम इनको बैठ के कहीं पे किसी कमांड सेंटर में। तो फिजिकल ग्राउंड पे, प्रेजेंस ग्राउंड पे नहीं थी, और वो उन्होंने उसको चुन चुन के मारा और सिलेक्टेड जगह पे उन्होंने लैंड किया, जैसे उनका वो चल रहा था फंक्शन, रिलीजियस डे चल रहा था। तो इस तरह से ये जो अटैकर है उसके पास हमेशा इनिशिएटिव होगा, वो कहीं ना कहीं से आपका लूप होल निकाल लेगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करना चाहिए फिर, अगर उसको पता कि सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल्स का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगर आपने टेररिज्म को पूरा खत्म करना है। अगर एक आदमी सड़क पे चल रहा है, उसको ज़रा भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आए, उसको इमीडिएटली जा करके नियरेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस उसको बोले और उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन होनी चाहिए। और एक एग्जाम्पल जैसे बनाना चाहिए, जैसे अभी थोड़ा श्रीनगर में बनाया है कि बंदे पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, कई साल नहीं आए, उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त कर ली। जैसे यूपी में कई जगह पे उन्होंने जो स्मगलर थे बुलडोजर चला दिए, तो अब उनके दिमाग में शक है, भाई ये देखो ऐसा भी हो सकता है, नो इट इज़ नॉट फ्री फॉर ऑल। तो इस किस्म की गतिविधियां आप करते जाएंगे, इनको हायर लेवल पे लेके जाएंगे। अब आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जितना हायर लेवल पे लेके जाएंगे कोई ना कोई आपके अगेंस्ट होएगा, बोलेंगे राइट ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसलिए थोड़ा सा ये कैच 22 सिचुएशन है, इसको बढ़ाओ तो भी मुश्किल, कम रखो तो भी मुश्किल। तो जब तक दोनों का मिलकर साथ नहीं होगा तब तक इसको निकाला नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये सेपरेटिस्ट इन दिनों मेन स्ट्रीम में आने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये हमारे ने कहा है कि मैं मेन स्ट्रीम में आना चाहता हूँ। नहीं, वो बात अलग है। इवन शबीर शाह के आपने, यासिन मलिक ने भी बोला कि मैं गांधीयन फिलॉसफी का हूँ, लोगों को शरेआम सड़कों में मारता है और अब वो गांधी बन गया है, तो चेंज ऑफ हार्ट है। तो मतलब आई थिंक मैं अपने डीजीपी साहब की कुछ स्टेटमेंट है 2-4 दिन पहले कि आप टेररिज्म को छोड़िए, आप पूरी आराम से आके हमारे साथ रहिए। तो वो एक अच्छा प्रयास है, बट ह्यूमन माइंड को चेंज करना इतना आसान है क्या? जी, आपकी कई मोटिवेशन होएंगी, रिलीजियस होएगी, इकोनॉमिक होएगी, या और नहीं तो कहते खुराफाती दिमागी होएगा, इफ नथिंग एल्स। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।